हेलो एवरीवन, दिस इज संजय यादव फ्रॉम द जीनियस फाउंडेशन रायपुर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ हैलो एल्कीन। ये जो है आपका एल्कीन का जो सीरीज चल रहा है उसमें सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम जनरली कवर करेंगे इसके मैकेनिज्म को। ये एक हैलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड जिसको बोलते हैं, एल्किल हाइलाइट उसका रिएक्शन है जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के कारण आपका एल्कीन बनता है। तो ये एक प्रकार का एल्कीन बनाने का मेथड है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ हैलो एल्केन और इनके मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। रिएक्शन, तो सबसे पहले अगर इस रिएक्शन की बात करें तो देखिए ये एक हैलो एल्केन है, दैट इज एल्किल हैलाइड। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब ये जो है अगर एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, या फिर अगर यहाँ पर जनरली किसको हम यूज में लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एथेनॉल, और उसको रिफ्लक्स करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू आपका हैलो एसिड रिमूव हो जाता है और आपका क्या बनता है, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। क्लियर है? और यहाँ पर ये जो आपका बेस है NaOH, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं KOH से, तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है भाई। देखिए अब अगर मैं बात करूं इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ये मेनली अभी 3 मैकेनिज्म शो करते हैं, जिसमें एक है आपका E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और E1CB दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए इन सभी रिएक्शंस और मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम E1 मैकेनिज्म की। E1 मैकेनिज्म का यहाँ पर अगर मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए एक सबस्ट्रेट लिए हुए हैं, एक हैलो एल्केन है जिसमें साइक्लिक हैलो ब्रोमाइड या हैलो ब्रोमीन को यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट के रूप में लिया हुआ हूँ। उसमें अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये अगर NaOH रिएक्शन करता है या कोई बेस रिएक्शन करता है, तो सबसे पहले स्टेप में आपका ये जो आपका ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन ब्रोमाइड फॉर्म में निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। क्लियर है? तो देखिए इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है। इसमें पहले स्टेप में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप जो हाइड्रोजन है वो बाहर हो रहा है, दैट इज ये आपका ब्रोमीन जो है आपके ब्रोमाइड फॉर्म में, ये जो आपका ब्रोमीन है वो ब्रोमाइड फॉर्म में रिमूव हो गया है। और ये ब्रोमाइड फॉर्म में जैसे ही रिमूव होगा तो आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। क्लियर है? अब जैसे ही कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट होता है, और जैसे अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है वो अपने लोन पेयर से इस H+ को निकाल लेता है और क्या बनाता है, H3O+। तो ये H3O+ बना लिया और
H3O प्लस बना करके रिमूव हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके प्रोटॉन निकलने के कारण यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट होगा और माइनस चार्ज जो है और प्लस चार्ज मिल करके यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ये चूँकि ये जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और यही जो है RDS होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका जो रेट है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर। बेस के कंसंट्रेशन पर ये आपका रिएक्ट या डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? तो पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल रहा है, दूसरे स्टेप में प्रोटॉन निकल रहा है जिसको हम डीप्रोटोनेशन बोलते हैं, और क्या बन रहा है यहाँ पर? एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक प्रकार का एल्कीन बनाने का मेथड है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो रेजियो सेलेक्टिविटी की एल्कीन की जो आपके इवन मैकेनिज्म है एल्कीन बनाने की हेलो एल्कीन से, उसमें इस मैकेनिज्म की जो आपकी रेजियो सेलेक्टिविटी होती है उसकी बात करते हैं। देखिए ये इवन रिएक्शन होता है वो रेजियो सेलेक्टिव होता है और क्या बनाना पसंद करता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन बनाने की कोशिश करता है। मैं पहले ही पिछले स्लाइड में बोला था कि वहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट को कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये जो है जेड से रूल अप्लाई होती है इवन रिएक्शन में। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक लिविंग ग्रुप है क्या? ब्रोमीन। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि ये सबसे पहले स्टेप में ब्रोमीन बाहर जाएगा और ब्रोमीन बाहर जाएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर। अब कार्बोकेटायन तो बन गया, अब कार्बोकेटायन जो है अब प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो इसके लिए बीटा प्रोटॉन होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, देखिए ये अल्फा है और ये बीटा और ये बीटा। तो कितने बीटा हैं देखिए, तो ये तो बीटा 1 और बीटा 1 दोनों सेम है इसलिए इसको बीटा 1 दिया गया है। और ये दो आपका ये वाला जो आपका CH3 है इसको बीटा 2 नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, एक बीटा 1 और एक बीटा 2। अब एक्चुअली ये ब्रोमीन जो है जिसके कारण निकलने से आपका यहाँ पर कार्बोकेटायन बना है, अब वो कार्बोकेटायन जो है कहाँ से प्रोटॉन निकाले? तो एक कंडीशन तो होगा कि यहाँ से अगर बीटा 2 वाला प्रोटॉन निकलता है तो वहाँ पर आपको क्या बनने के चांसेस हैं? ये वाला प्रोडक्ट। और अगर बीटा 1 वाला प्रोटॉन निकलता है तो आपका चांसेस है ये वाला प्रोडक्ट बनने का। तो बताओ ये वाला प्रोटॉन निकाले कि बीटा 2 वाला प्रोटॉन निकाले? तो देखिए आपका आफ्टर प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पर, इसमें अगर इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में अल्फा प्रोटॉन अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। तो कितने अल्फा हैं? 3 और 4 7, तो 7 अल्फा हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये जो है 2 यहाँ पर अल्फा और 2 यहाँ पर अल्फा, तो 2 और 2 4 अल्फा प्रोटॉन यहाँ पर हैं। तो बताओ से 7 अल्फा या 4 अल्फा? तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा?
ये फर्स्ट ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बी से, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तीन तरफ से ये सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2 और ये 3। लेकिन ये जो है सिर्फ दो तरफ से डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 1 और 1 2, दो तरफ से ही बस हाइड्रोजन को वो रिप्लेस एल्कीन के किया हुआ है। क्लियर है? तो ये बात हुई रेजियो सेलेक्टिव ऑफ इवन मैकेनिज्म की। देखिए यहाँ पर अगर रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इवन मैकेनिज्म में आपको मैं रीअरेंजमेंट अगर एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके रखा हूँ जिसमें इवन मैकेनिज्म में कार्बन के कार्बोकेटायन जो है उसका रीअरेंजमेंट होता है, जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ही एक एग्जांपल है। इसमें हम यहाँ पर देखिए एक सब एल्कोहल लिए हुए हैं और यहाँ पर जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो है इसका लोन पेयर जो है इसके प्रोटॉन को लेकर के आपका H2O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O प्लस में कन्वर्ट होते ही यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन दैट इज H2O मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता है और H2O मॉलिक्यूल जैसे ये बाहर निकला तो फिर यहाँ पर कार्बोकेटायन बना और ये कार्बोकेटायन जो है ऐसा कार्बन है जो दो और अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन है तो यहाँ पर इस हिसाब से तो मेरे को या तो ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकता है या तो ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकता है। तो हमको पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला बनना चाहिए, तो ये वाला प्रोटॉन निकल करके आपका ये यहाँ एल्कीन, ये वाला एल्कीन बनाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन होता क्या है, ये जो है एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन में यहाँ जो आपका प्रोटॉन है ये वाला प्रोटॉन, ठीक है, ये जो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके दैट इज अपना पोजीशन चेंज करता है यहाँ से ये कार्बन प्लस वाले कार्बन पर। तो देखना यहाँ पर हाइड्रोजन वाला ग्रीन वाला हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया और प्लस कहाँ पर आ गया, जहाँ पर वो पहले था वहाँ पर प्लस आ गया। अब ये था सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये है आपका टर्सरी कार्बोकेटायन। कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। समझ आ रहा है भाई? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 3 और 1 4, तो ये पहले वाले में सेकेंडरी वाले में 4 अल्फा हैं और टर्सरी वाले में 6 अल्फा हैं। तो इन दोनों कंडीशन को अगर मैं देखूं तो टर्सरी जो है ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पाया जाता है। ध्यान रखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट करके ये सेकेंडरी जो है टर्सरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ से ये जो है आपके प्रोटॉन को निकालेगा, तो प्रोटॉन निकालने के लिए आप ध्यान देंगे इसके पास कहाँ पास पॉसिबिलिटी है, या तो ये ग्रीन वाला प्रोटॉन निकाल सकता है, या तो ये यहाँ पर एक प्रोटॉन है उसको निकाल सकता है, या फिर यहाँ से प्रोटॉन जो है उसको निकाल सकता है। तो ये जो है कौन सी प्रोटॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है, तो ये जो है ये आपका ऐसा प्रोटॉन निकालता है जो सबसे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने में हेल्पफुल हो। तो ये वाला जो प्रोटॉन है आपका बाहर निकलता है और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है जो कि मेजर एल्कीन कहलाता है। क्लियर है भाई? तो ये हुई बात डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। क्लियर? जिसमें कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं E2 मैकेनिज्म की। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका लिविंग ग्रुप है वो पहले स्टेप में नहीं निकलता। एक तरफ से देखिए ये अटैक कर रहा है और जैसे जैसे ये अटैक करता है वैसे वैसे ही ये निकलता है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। और जब जैसे जैसे ये आपका जो है अटैक करेगा, दैट इज प्रोटॉन निकालेगा, वैसे वैसे ही ये जो है आपका इधर माइनस बनता है और वो माइनस इंटर करता है इसके कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और यहाँ पर ब्रोमीन को ब्रोमाइड फॉर्म में बाहर निकाल देता है। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? अगर एथॉक्सी सोडियम का एथॉक्सी मॉलिक्यूल अगर लेते हैं आप तो एथेनॉल बनता है और Na+Br के साथ मिल करके NaBr बनाता है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एल्कीन प्राप्त होता है। क्या बनता है? एलिमिनेशन रिएक्शन है, E2 से एल्कीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, एक सेकंड पेन चेंज करके आपको समझाते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये जो आपका ब्रोमीन है, एक्चुअली हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ही तो निकालना है। तो ये दो E2 मैकेनिज्म में क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, और एंटी पेरिप्लेनर के लिए डाइहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में होता है, तो ये रिएक्शन इसलिए ज़रूरी होता है इसके लिए कि जैसे ही ये आपका H+ को निकालेगा, ये बेस जो है ये बेस की तरह काम करेगा, और ये जो है आपका बेस जो है जैसे ही इस H+ को निकालेगा इसमें माइनस आएगा, और ये जो माइनस है, ये जो माइनस होगा वो जो है इसके एंटी बॉन्डिंग, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर जब अटैक करेगा तभी ये जो है आपका सिग्मा बॉन्ड जो है उसका टूटेगा, और जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग के अटैक करने के लिए इसको उसी के साइड ओरिएंटेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। क्लियर है? तो ये बात हो गई E2 मैकेनिज्म की। अब अगर E2 मैकेनिज्म के बाद आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं अब E1CB की। E1CB क्या है कि इसमें जो है अगर लिविंग ग्रुप जो है ना, ये जो लिविंग ग्रुप होता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बैड लिविंग ग्रुप है, छोड़ के जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो जब छोड़ के जाना नहीं चाहता तो क्या करते हैं हम कि यहाँ पर एक बेस का रिएक्शन कराते हैं। देखिए ये बेस आ रहा है और बेस जो है सबसे पहले किसको निकाल लेता है? H+ को, दैट इज वो प्रोटॉन निकालता है और क्या बना देता है? देखो ये कार्ब एनायन, और कार्ब एनायन मतलब ये अब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, माइनस चार्ज है, तो ये तो बेस हुआ। और ये दोनों अगर इन दोनों के बीच अगर मैं रिलेशन देखूं तो ये प्रोटॉन दे रहा था, तो ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एसिड। और अब ये जो है आपका जो बना है वो प्रोटॉन लेगा, तो ये किसके तरह बिहेव करेगा? बेस। और इन दोनों में सिर्फ एक ही प्रोटॉन का तो अंतर है, देख लो, एक प्रोटॉन जोड़ दो तो ये बन जाएगा और एक प्रोटॉन निकाल दो तो ये बन जाएगा। तो ऐसे रिलेशन, ऐसे एसिड बेस जिनके बीच सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस। तो ये आपका क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड बेस। अब कॉन्जुगेटेड बेस जो है बनने के बाद आपका ये माइनस जो है, जो कार्बन आयन है, वो लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है, और लिविंग ग्रुप को बाहर करने के बाद आपका क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो बॉन्ड फॉर्म्ड BH, बॉन्ड ब्रोकन C-βH, ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? आपका ये जो आपका माइनस है वो अब कॉन्जुगेटेड बेस जो है इस लिविंग ग्रुप को बाहर करके आपका एल्कीन बना देगा। तो क्या बोलते हैं? इन द E1C1 mechanism of elimination, the beta carbon is deprotonated first to give the conjugated base of the substrate। तो ये E1CB का स्टेप 1 को मैं यहाँ प्लस
एक्सप्लेन कर रहा था। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कार्बन अटैच टू लिविंग ग्रुप, अल्फा कोई अल्फा और उसके रेस्पेक्ट में बीटा वाला कार्बन जो है हाइड्रोजन, देट में इसके लिए आपको जरूरी क्या है कि बीटा पोजीशन पर आपका प्रोटॉन हो, ताकि वो एसिड के किसी दूसरे बेस के साथ एसिडिक नेचर शो करे और उस प्रोटॉन को रिमूव कर सके। क्लियर है भाई? चूंकि ये जो है रिएक्शन जो है कंजुगेटेड बेस के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पहले इसमें कंजुगेटेड बेस बनता है और इसमें इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड बेस मैकेनिज्म। इसमें भी सिर्फ इसी के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और किसी रिएजेंट का डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको E1 मैकेनिज्म दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंजुगेटेड बेस के द्वारा हो रहा है इसलिए इसको E1CB नोटिफाई करते हैं। क्लियर है भाई? चलिए ध्यान ये देना है कि जैसे मैं E1 की बात कर रहा था तो उस E1 में कौन सा इंटरमीडिएट बना था, कार्बोकेटायन। क्या बना था, कार्बोकेटायन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं E1CB की तो यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्ब एनायन। आप ध्यान रखेंगे, कोई भी आपको पूछ सकता है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, वो KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन है, दैट इज मैं यहाँ पर इनके चेन को चेंज कर दिया, तो फिर ये KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या देते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन होगा क्या, मतलब आपका HBr बाहर होगा क्या, दोनों ही में आपका HBr बाहर निकलेगा। अब बात ये आती है कि ये पिंक वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा कि रेड वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो ध्यान देना, जब ये था तो ये आपका 1 ब्यूटीन बना रहा है। कब 1 ब्यूटीन बनेगा, जब रेड वाला प्रोटॉन बाहर जाएगा, बीटा प्रोटॉन, तो वो जो है आपका 1 ब्यूटीन बनाएगा। लेकिन जब पिंक वाला जाएगा, ठीक है, तो ये पिंक वाला जैसे ही जाएगा तो पिंक वाले के प्रोटॉन रिमूव करने से आपका 2 ब्यूटीन बनेगा। आई मीन दूसरे नंबर पर ये जो है ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगा। यहाँ पर अल्फा कितने हैं, यहाँ पर अल्फा 3 और 3 6 अल्फा हैं। यहाँ पर कितने अल्फा हैं, सिर्फ 2 अल्फा हैं। तो अब बताइए कौन ज़्यादा आपका स्टेबल, ये वाला, इसीलिए ये जो है 80% बनता है और ये जो है 20। तो ये आपका मेजर बनेगा, तो ये वाला आपका माइनर होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा। अगर रेड वाला निकलता है तो आपका क्या बनेगा, 21% आपका टर्मिनल वाला एल्किन बनेगा। टर्मिनल मतलब लास्ट तरफ, देखो ये आपका लास्ट वाले किनारे के उसमें आपके किनारे के, ये लीजिए, किनारे के कार्बन पर आपका क्या है, रिमूव हुआ है प्रोटॉन, तो किनारे पर आपका एल्किन बना है। लेकिन ये जो आपका बीटा हाइड्रोजन अगर पिंक वाला अगर रिमूव होता है तो ये जो है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगा, जो कि 79% होगा। और देखिए यहाँ पर कितने अल्फा, तो ये 3 3 6 3 9 3 12, तो ये 12 अल्फा रखते हैं, हाईली स्टेबल हैं। यहाँ पर कितने अल्फा हैं, 3 और 1 4, तो यहाँ पर सिर्फ 4 अल्फा हैं और दूसरे वाले में नीचे में 12 अल्फा हैं। तो नीचे वाला जो है
एल्कीन बना रहा है। तो ये बात हुई इसके रेशियो सेलेक्टिविटी की, कौन सा मतलब प्रोटॉन रिमूव होगा और कौन सा एल्कीन बनेगा। तो क्या होगा भाई, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने के लिए जो प्रोटॉन रिमूव करना है वो प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जो जुड़ा वाला प्रोटॉन होता है वो आपका मतलब रिमूव होता है इसमें। और ये बात हो गई रिएक्टिविटी की, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें बात करते हैं कंपेयरिंग द E1, E2 एंड E1CB मैकेनिज्म। इन तीनों मैकेनिज्म को हम कंपेयर करते हैं कि क्या क्या इनमें वेरिएशन होता है। तो E1 जो है 2 स्टेप होता है, 2 स्टेप। और 2 स्टेप में एक में पहले में क्या होता है, लिविंग ग्रुप कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और दूसरे में कार्बन हाइड्रोजन जो है ब्रेक होता है। आप मैकेनिज्म को प्रीवियस स्लाइड में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड सेकंड स्टेप में बनता है। तो पहले यहाँ पर कार्बन और लिविंग ग्रुप के निकलने से कार्बोकेटायन बनता था इंटरमीडिएट, और कार्बोकेटायन बनने के बाद दूसरे स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के कारण आपका कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनता था। लेकिन ये जो आपका E2 मैकेनिज्म है, इस E2 मैकेनिज्म में 1 स्टेप आपका प्रोसेस था, और 1 स्टेप प्रोसेस में पहले ही स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक होता है और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनता है, और पहले ही स्टेप में आपका कार्बन लिविंग ग्रुप ब्रेक होता है, और ऑल दिस सेम टाइम, मतलब तीनों ये सभी फिनोमिना जो होते हैं एक ही टाइम पर होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है एक हाइड्रोजन है और एक लिविंग ग्रुप है, तो इधर से कोई बेस आएगा, पिछले मैकेनिज्म में हम बता दिए। तो ये जैसे जैसे ये इसको बेस जो है प्रोटॉन को लेते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर माइनस बनते जाएगा। तो इसमें जो है कार्बन आयन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बन आयन। तो ये जैसे इधर अटैक करते जाता है तो ये लिविंग ग्रुप, मतलब सभी साथ साथ होते हैं, जैसे जैसे प्रोटॉन निकलते जाएगा वैसे वैसे ये लिविंग ग्रुप भी निकलते जाता है। तो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन आयन जो है मैं बता रहा था वो E1CB में बनता है, क्योंकि ये बनने का मौका ही नहीं दे रहा है इसको। जैसे जैसे टूट रहा है वैसे वैसे इधर ये रिमूव हो रहा है, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं हो पाता। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, इनके स्टीरियो में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, चलिए अगर E1CB की बात करें तो E1CB में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक होता है। देखिए E1 में नेक्स्ट में हो रहा था दूसरे स्टेप में, लेकिन E1CB में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पहले ही स्टेप में ब्रेक हो जा रहा है। अब पहले स्टेप में ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा आपका जो है इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन आयन। तो इसमें कार्बोकेटायन, तो दूसरे वाले में कार्बन आयन, ये याद रखेंगे। और बीच वाले E2 में कोई भी आपका इंटरमीडिएट नहीं बनता, वहाँ पर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, हाँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें जो है बेस आपको आएगा, बेस कम्प्लीटली इस प्रोटॉन को बाहर निकाल के ले जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन आयन माइनस बनेगा, और कार्बन आयन जो है इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देता है। तो देखिए इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, नो इंटरमीडिएट, इसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असिस्टिंग बाय गुड लिविंग ग्रुप। तो ये जो आपका कार्बोकेटायन होता है, ऑब्वियसली अगर इसमें कोई लिविंग ग्रुप लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, रिएक्शन के रिएक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। ठीक है, नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन लिविंग ग्रुप। इसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन लिविंग ग्रुप की स्टीरियो का उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन E2 मैकेनिज्म के लिए जो हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है और जो लिविंग ग्रुप होता है हेलोजन, वो उन दोनों का जो आपका एंगल है वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच 180 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये जो है असिस्टेड बाय पुअर लिविंग ग्रुप, ये जो E1CB जो होते हैं लिविंग ग्रुप, अगर ये लिविंग ग्रुप जो है वो पुअर है, छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो फ्लोरीन, जैसे कि फ्लोरीन वोरीन जुड़ा रहता है तो वो इतना आसानी से छोड़ता नहीं है। तो जब इतना आसानी से नहीं छोड़ता तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बेस पहले आपका रिएक्ट कर जाता है और कार्बन आयन बनता है। तो यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन लिविंग ग्रुप में यहाँ भी कोई स्ट्रिक्ट उसका ओरिएंटेशन होना या स्टीरियोकेमिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है, ये प्रोसीड हो जाते हैं। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों के बीच एंटी पेरिप्लेनर वाला किस में ज़रूरी होता है, E2 मैकेनिज्म में।
तो ये बात हुई E1, E2 और E1CB मैकेनिज्म और उनके कंपैरिजन की, जिसके द्वारा आपको एल्कीन बनता था। तो ये मेथड था आपका एल्कीन के प्रिपरेशन का। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।